हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट टेंस। आज हम बात करेंगे टेंस की। टेंस क्या है? मैं अपनी पहली वीडियो में प्रेजेंट टेंस के बारे में बता चुकी हूँ। सबसे पहले पता करते हैं कि टेंस के जो पार्ट्स होते हैं हम इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। जैसे ये टेंस का मीनिंग होता है काल, मतलब टाइम। ठीक है, अब टाइम क्या होता है? टाइम को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? जैसे अब हम बात कर रहे हैं, इस समय जो भी हम कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये प्रेजेंट है। ठीक है, और जो कल हमने किया था या थोड़ी देर पहले भी किया था, जो हम कर चुके, जो हम कल हमने खाया था, कल हम बाहर गए थे, कल हमने बात की थी, मैं सोई थी, तो वो क्या हो गया? पास्ट। वो पास्ट टेंस बन गया। और जो आगे होगा, जो होने वाला है, कल खाना खाएंगे, कल बाहर जाएंगे, कल हम घूमेंगे, कल मैं पुस्तक पढ़ूंगी, जिसमें गागी के आ रहा हो, वो क्या होगा? फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मतलब वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। हम इसको इस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं टेंस की एक ही बात है कि टेंस के नाम से ही बच्चे घबराते हैं। मैंने मोस्टली देखा है कि स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आते, मिक्स हो जाते हैं, हमारे रूल्स लर्न नहीं होते, हमें समझ में नहीं आते हैं। ऐसा कुछ बच्चों के मन में रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आज मैं समझाऊंगी, आपको समझ में आ जाएंगे, बट आपको 100% कंसंट्रेशन इसमें देना होगा, ध्यान से सुनना होगा, और जो मैं समझा रही हूँ स्क्रीन को ध्यान से देखना होगा कि कहाँ क्या बोल रही हो, और पूरी वीडियो ध्यान से देखनी होगी, तब समझ में आएगा। लास्ट तक वीडियो देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आपको समझ में आ जाएंगे, बना लेंगे इजीली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पास्ट टेंस। आज मैं इस वीडियो में केवल पास्ट टेंस समझाऊंगी। प्रेजेंट टेंस में पहली वीडियो में भेज चुकी हूँ, उसमें मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, पास्ट टेंस को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, तीनों को ही हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की मीनिंग, इंडेफिनिट का मीनिंग क्या होता है? डेफिनिट मीन्स निश्चित होता है, ठीक है, और इंडेफिनिट का हो गया अनिश्चित। इससे हमें समय का, निश्चित समय का पता नहीं चलता। जैसे मैं कहूँ कि मैं दिल्ली गई थी, अब मैं दिल्ली गई थी, मैंने कोई निश्चित समय तो नहीं बताया कि कब गई थी, है नहीं? तो इसको हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें किसी काम या घटना के बारे में बताया जाता है जो बीते समय में हो गया। अब इसकी पहचान देखो बच्चों, अगर ये पहचान होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम मान लीजिए हमें हिंदी से इंग्लिश में कुछ ट्रांसलेट करना है, और जब तक हमें यही पता नहीं चलेगा कि ये टेंस कौन सा है, तो हम उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे इंग्लिश में? ठीक है, तो इसलिए हमें ये हिंदी में पहचान तो बतानी ही पड़ती है। जब तक पहचान, बच्चों को पहचान नहीं होगी, तब तक वो इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकता, रूल्स फॉलो नहीं कर सकता बिना पहचान के। तो इसकी पहचान देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में वक्त, जो टेंस होता है, जो हिंदी में वाक्य होता है, उसके लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, या ई, या आ, ई आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं दिल्ली गई थी, या मैं दिल्ली गई, कल मैं दिल्ली गई, बात तो एक ही हुई ना, तो ता थी लगा लो। मैं स्कूल जाता था, या मैं स्कूल गया, एक ही बात है। तो इसमें या, ये या ता थी सेम पास्ट इंडेफिनिट माने जाएंगे। और एक बात और समझ लो, ये प्रेजेंट से इजी होते हैं। अगर आपको प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गए, समझ में आ गए मेरी वीडियो देखकर, तो पास्ट तो समझ लो कि बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। ये प्रेजेंट के मुकाबले बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी होते हैं। देखो, इसमें ग्रुप 1 ग्रुप 2 का कोई चक्कर नहीं होता कि सिंगुलर है तो ये आएगा, प्लूरल है तो ये आएगा, कुछ नहीं। इसमें हमें इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देना कि सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं फ़र्क पड़ता कि सिंगुलर है तो फर्स्ट सेकंड फॉर्म आएगी,
प्लूरल है तो ईडी लगेगा, ईएस लगेगा, कुछ नहीं। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लगता है, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं बनते, इनमें हेल्पिंग वर्ब लगता ही लगता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब लगता है डिड। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड फॉर्म जो लगती है वो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में लगती है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्योंकि डिड लग गया तो डिड के साथ क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसमें सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। ओनली अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगेगी। ओके। इंट्रोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव मीन्स इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव और एक डबल इंट्रोगेटिव। क्या इंट्रोगेटिव में जैसे मैं पूछूं कि क्या तुमने खाना खाया था, अब तुम इसका आंसर यस में दे दोगे या नो में दे दोगे, है नहीं। जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं वो होते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव, और इसमें हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ नहीं करते, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से बन जाते हैं। इसमें क्या के लिए वॉट नहीं लगता। क्वेश्चन वर्ड कब लगता है, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, तुमने खाना क्यों खाया था, ठीक है, ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव। वह बाजार कब गया था, उसने पुस्तक कहाँ पढ़ी थी, इसमें सब में कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है तो ये कहलाएगा डबल इंट्रोगेटिव, और इसमें क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आएगा। लेकिन सिंपल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा, ओनली स्टार्टिंग में डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब हम पास्ट इंडेफिनिट के एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं इस तालाब में नहाता था। ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट है इसमें मैं, मतलब आई, नहाता था, टुक बाथ, टेक की सेकंड फॉर्म टुक होती है तो हमने टुक कर दिया, सेकंड फॉर्म लगानी है क्योंकि हमें। टुक बाथ इन दिस पॉन्ड। अब इसको नेगेटिव में चेंज करो, मैं इस तालाब में नहीं नहाता था, नेगेटिव हो गया। तो अब इसमें क्या लग जाएगा, आई डिड नॉट। अब टुक की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी टेक, मैंने बताया था सेकंड फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव में लगती है ओनली, बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आई डिड नॉट टेक बाथ इन दिस पॉन्ड। इंट्रोगेटिव आ गया, क्या मैं इस तालाब में नहाता था, डिड आई टेक बाथ इन दिस पॉन्ड, इसमें डिड स्टार्टिंग में आ गया। मैं इस तालाब में क्यों नहाता था, अब क्यों आ गया तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन वर्ड लगेगा स्टार्टिंग में, है नी। तो वाई आ गया स्टार्टिंग में, वाई डिड आई टेक बाथ इन दिस पॉन्ड। क्लियर। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, ये है उसने किताब खरीदी। उसने किताब खरीदी थी या उसने किताब खरीदी, एक ही बात है। ही बॉट बुक। अब खरीदने की क्या होती है, बाय होती है, बी यू बाय, लेकिन उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, बॉट, BOUGST, बॉट। ही बॉट बुक, सिंपल। अब इसी को नेगेटिव में बनाएंगे, उसने किताब नहीं खरीदी तो क्या आ गया, ही डिड नॉट। अब डिड नॉट आ गया इसलिए क्योंकि नेगेटिव है, तो बॉट की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी बाय, ही डिड नॉट बाय बुक। क्या उसने किताब खरीदी, डिड ही बाय बुक, डिड स्टार्टिंग में आ गया। उसने कौन सी किताब खरीदी, तो विच बुक डिड ही बाय। क्लियर। अब हमने ये 5 सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए दिए हैं बेटा, ये आप ध्यान से करेंगे, जब आप रूल्स पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप ये 5 प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस जो दिए ये आप इजीली कर पाएंगे। जैसे ये चोर सड़क पर दौड़ा। अब चोर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, थीव कहते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे थीव। दौड़ा की क्या आती है, रन, रैन, रैन आएगी सेकंड फॉर्म। द थीव रैन ऑन द रोड।
सिंपल है बिल्कुल, कोई इसमें वो नहीं है कि हमें ऐसी ऐश का ध्यान रखना है या कुछ करना है, बिल्कुल सिंपल है। उसने नदी में स्नान किया, सारे वर्ड सिंपल हैं, कोई टफ नहीं है। ये पांचों आप खुद बनाएंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होगी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे, पूछ लेंगे उसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस, नाम से ही कुछ कुछ समझ में आता है। कॉन्टिन्यू, हम कहते हैं कंटिन्यू रखो इस बात को। कंटिन्यू मीन्स लगातार, जारी रहना, यही होता है ना। तो कॉन्टिन्यूस का वही मीनिंग हुआ, वर्क का जारी रहना, कोई वर्क लगातार होना। इसमें क्या होता है, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है जब वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। जैसे वह खाना खा रहा था, मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी, पिताजी नहा रहे थे, तो इस तरह से ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका रूल्स क्या है इसके? अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस था थी की इंग्लिश क्या होती है? वाज और वर, ये तो पता होगा, वाज और वर होती है था और थी की। तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रहा रही में आईएनजी फॉर्म लगती है, रीड का रीडिंग हो जाएगा, स्लीपिंग, ईटिंग, वॉकिंग, स्पीकिंग, इस तरह से। नेगेटिव में सिंपल सब्जेक्ट प्लस वाज वर के साथ क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे इंट्रोगेटिव में होगा, सिंपल इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे? मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है, तो क्या करेंगे? वाज वर स्टार्टिंग में आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और डबल इंट्रोगेटिव में सिर्फ क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड और आ जाएगा साथ में, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल है। अब हम देखेंगे कि हमें वाज कहाँ लगाना है और वर कहाँ लगाना है, ये ध्यान से देख लेंगे। ही होगा, शी, इट, आई, या कोई भी सिंगुलर नाउन, जैसे कोई भी सिंगुलर नेम होगा, रमेश, महेश, उमेश, जो भी होगा उसके साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। और जो प्लूरल नाउन होते हैं जैसे वी, दे, यू, या कोई भी प्लूरल नाउन होगा उसके साथ वर लगेगा। ठीक है, अब हम क्या लेंगे? एग्जाम्पल लेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मोर जंगल में नाच रहा था। ठीक है, द पिकॉक हमारा सब्जेक्ट है, मोर, तो मोर की इंग्लिश आएगी पहले द पिकॉक, और मोर एक है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा? वॉज आएगा। द पिकॉक वॉज, नाच रहा था, तो नाचने की क्या होती है? डांसिंग। द पिकॉक वाज डांसिंग इन द फॉरेस्ट, कहाँ नाच रहा था? जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट। ठीक है। सेकंड, मोर जंगल में नहीं नाच रहा था। द पिकॉक वाज, बस नॉट लग जाएगा वाज के साथ, बाकी सारा सेम रहेगा, डांसिंग इन द फॉरेस्ट है। नेक्स्ट हो जाएगा, क्या मोर जंगल में नाच रहा था? अब क्या आ गया तो हम क्या करेंगे? वॉज को उठा के स्टार्टिंग में लगा देंगे बस। वॉज द पिकॉक डांसिंग इन द फॉरेस्ट। मोर जंगल में क्यों नाच रहा था? अब क्यों आ गया तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। वाई वाज द पिकॉक डांसिंग इन द फॉरेस्ट। सिंपल है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे हम, कुछ लड़के एक पेड़ के नीचे बैठे थे। कुछ लड़के मीन्स प्लूरल हो गया, एक लड़का नहीं है, कुछ लड़के मतलब मोर देन वन बॉय, तो ज़्यादा हो गए तो प्लूरल हो गया। सम बॉयज़, अब प्लूरल के साथ हम क्या लगाते? वर बताया कि वर लगता है। वर बैठने की सिट होती है तो सिटिंग हो जाएगी अंडर द ट्री। सम बॉयज वर सीटिंग अंडर द ट्री। कुछ लड़के एक पेड़ के नीचे नहीं बैठे थे, हमने नेगेटिव में चेंज कर दिया। सम बॉयज वर नॉट सीटिंग अंडर द ट्री। अब हम इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, क्या कुछ लड़के एक पेड़ के नीचे बैठे थे? वर सम बॉयज सीटिंग अंडर द ट्री। अब फिर इंट्रोगेटिव में, वाई वर सम बॉयज सीटिंग अंडर द ट्री। कुछ लड़के पेड़ के नीचे क्यों बैठे थे? ओके,
फॉर प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस के लिए 5 सेंटेंस दिए गए हैं, ये आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और उनको बनाएंगे। फर्स्ट है, लड़के रविवार को फिल्म देख रहे थे। आसमान में सितारे चमक रहे थे। क्या चपरासी घंटी बजा रहा था? दरवाज़ा कौन खटखटा रहा था? बच्चे ताली क्यों नहीं बजा रहे थे? ठीक है, तो ये आप इसको आप करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ में आ गया होगा आपको। इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसको मुझे ये लगे कि आपको नहीं आता होगा। क्लियर। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब कोई वर्क का परफेक्शन, परफेक्ट हो जाना मतलब कंप्लीट हो जाना, किसी वर्क का कंप्लीट हो जाना, तो वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। वर्क पूरा हो चुका था। इस टेंस के अंत में क्या आता है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, इस तरह से आते हैं। इसमें क्या लगता है? इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हैड के साथ, मतलब हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे मैं अपना काम कर चुकी थी, मेरा भाई खाना खा चुका था, मैंने खाना खा लिया था, या मैं खाना खा चुकी थी, एक ही बात है। अफर्मेटिव में इसमें सब रूल्स क्या लगेंगे? रूल्स समझ लेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड, उसमें हैड लगेगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड ही लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में नॉट और लग जाएगा, तो हेल्पिंग नॉट कहाँ लगता है? मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब के साथ। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और इंटरोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट। अब इसमें इंटरोगेटिव में क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, तो पहले हैड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और डबल इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं हम? क्वेश्चन वर्ड आता है, क्योंकि तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हैड प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है, ना कहीं फॉर्म चेंज हो रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, चाहे वो अफर्मेटिव है या नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बिल्कुल सिंपल है ये। जैसे वह गाना गा चुकी थी, अब वह की आ गई शी, हैड हमने वो लगा दिया हेल्पिंग वर्ब, लेकिन संग, गाने की क्या होती है? सिंग होती है, और सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग, तो संग सॉन्ग आ गया। वह गाना नहीं गा चुकी थी, शी हैड नॉट संग सॉन्ग। क्या वह गाना गा चुकी थी? तो इसमें हैड स्टार्टिंग में आ जाएगा, जैसा मैंने बताया इंट्रोगेटिव में स्टार्टिंग में आ जाता है। हैड शी संग सॉन्ग। अब वह गाना क्यों गा चुकी थी? सिंपल है, इसमें भी क्या करेंगे हम? वाई स्टार्टिंग में लगा देंगे, वाई हैड शी संग सॉन्ग। क्लियर ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, उसने मुझे अपनी किताब दी थी, उसने मुझे अपनी किताब दी थी, तो उसने की क्या आ गया? शी आ गया उसने के लिए। शी हैड, गिव की, देने की गिव होती है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? गिवन। शी हैड गिवन किसको दी थी? मुझे, मी आ गया। क्या दी थी? अपनी किताब, हर बुक। अगर हम यहाँ ही लगाते, शी की जगह ही भी लगा सकते हैं, तो फिर हर बुक की जगह क्या आता? हिज बुक आता। इसमें कोई नहीं पता चल रहा कि वो बॉय है या गर्ल है, तो हम इसमें शी भी यूज़ कर सकते हैं और ही भी यूज़ कर सकते हैं। शी हैड गिवन मी हर बुक। उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी, शी हैड नॉट गिवन मी हर बुक, इसमें नॉट आ जाएगा। क्या उसने मुझे अपनी किताब दी थी? अब क्या आ गया स्टार्टिंग में, तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब उठा के स्टार्टिंग में लगा देंगे। क्लियर ना। हैड शी गिवन मी हर बुक। अब हम बोलते हैं कि उसने मुझे अपनी किताब क्यों दी थी, वाई आ रहा है, क्योंकि इंग्लिश वाई होती है, तो सबसे पहले वाई आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। वाई हैड शी गिवन मी हर बुक। अब ये प्रैक्टिस के लिए 5 सेंटेंस आ गए आपको। ठीक है,
मैंने उन्हें 100 का नोट दिया था, पिताजी ने यह खबर नहीं अब मैंने की क्या आएगी, मैंने की माई नहीं आएगी, हाँ आई आएगी। आई हैड, आई के बाद हैड लगेगा। दिया था कि गिव होती है तो गिवन आ जाएगी। आई हैड गिवन यू, तुम्हें की यू होती है ना, यू आ जाएगा। आई हैड गिवन यू 100 रुपीज़ नोट। ठीक है, मैंने तुम्हें 100 का नोट दिया था। आई हैड गिवन यू 100 रुपीज़ नोट। स्टूडेंट्स, यदि आप अपनी और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको एक ही सेंटेंस का चारों तरह से बना कर दिखाया है, आप भी यही ट्राई करेंगे कि जैसे ये एक सेंटेंस दिया मैंने फर्स्ट, तो इसको आप चारों काइंड में बनाओ तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी। ये पांचों को चारों तरह से बनाओगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? पिताजी ने यह खबर नहीं पढ़ी थी। अब पिताजी की क्या होती है, फादर होती है। फादर हैड नोट, पढ़ने की रीड होती है, रीड की थर्ड, तीनों फॉर्म सेम होती हैं, रीड रीड रीड। फादर हैड नॉट रीड दिस न्यूज़। क्लियर? तो ये बनाने की कोशिश करेंगे बेटा, आप बना पाएंगे। इसमें एक और तरह से बनते हैं पास्ट परफेक्ट जो होते हैं। एक तो सिंपल बने जो मैंने आपको समझा दिए, एक होते हैं डबल जिसमें पास्ट परफेक्ट बनता है और पास्ट इंडेफिनिट होता है। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे, कुछ नहीं है इसमें भी। देखिए बहुत ध्यान से सुनेंगे। यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आए, जैसे एग्जाम्पल है कि डॉक्टर के आने से पूर्व या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो इसमें 2 सेंटेंस हो गए। डॉक्टर का आया और मरीज मरा, 2 हो गए। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो इसमें यही बताया है यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आए तो वाक्य के अंतिम खंड की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और बिफोर के बाद में पहले भाग की अंग्रेजी लिखते हैं तथा उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। मीन्स ध्यान से सुनिए, इसको नहीं समझ में आया तो वैसे समझ लीजिए। जो जैसे दोनों में वर्क कौन सा पहले हुआ, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो पहले क्या हुआ काम, मरीज मरा ना, है नी। तो हम जो मरीज मर चुका था, अब आप इतना सोचो, मरीज मर चुका था, ये पास्ट परफेक्ट में पहले इसे बनाएंगे। द पेशेंट हैड डाइड, अब बिफोर लगाएंगे। फिर डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर केम, ये जो बनाएंगे आगे का ये बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। जो वर्क पहले हो गया उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और जो वर्क उसके बाद हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। समझ में आया? और किसी किसी में आफ्टर लगा होता है। यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आए तो वाक्य के अंतिम खंड की अंग्रेजी पहले लिखते हैं और उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, और आफ्टर के बाद में पहले भाग की अंग्रेजी लिखते हैं तथा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। जैसे इसमें तो हमने बाद वाले जो सेंटेंस है उसकी इंग्लिश पहले लिखी, लेकिन जब बाद वाला ये पश्चात वाला सेंटेंस होगा इसमें हम बाद वाले पार्ट की इंग्लिश पहले लिखेंगे। इसमें एक डिफरेंस है, जैसे हमने पहले जो बिफोर वाले में लिखा तो उसमें भी बाद वाला पार्ट पहले ही था और इसमें भी बाद वाला पार्ट पहले लिखेंगे, लेकिन बिफोर वाले में बाद वाले पार्ट की इंग्लिश हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और आफ्टर वाले में बाद वाले पार्ट की इंग्लिश पहले हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, फिर पहले वाले पार्ट की इंग्लिश पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। मतलब ऐसे सीधे सीधे समझ लो, बिफोर वाले में पहले पास्ट परफेक्ट फिर पास्ट इंडेफिनिट, और आफ्टर वाले में पहले पास्ट इंडेफिनिट फिर पास्ट परफेक्ट। क्लियर? और एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ये रहा। चोर के भागने से पहले पुलिस वहाँ नहीं पहुँची थी। चोर के भागने से पहले पुलिस वहाँ नहीं पहुँची थी, है नी। तो चोर क्या हुआ पहले,
पहले क्या हुआ, पुलिस पहुंची वहाँ, ठीक है। मतलब बाद वाला पार्ट क्या है, पुलिस वहाँ नहीं पहुंची थी, बाद वाला पार्ट ये है, तो इसको हम किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। और पहले वाला पार्ट ये चोर के भागने से पहले, तो ये बाद में बनाएंगे, और इस बाद वाले पार्ट को पहले बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और इस पार्ट को बाद में बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर। द पुलिस हैड नॉट रीच्ड देयर, फिर बिफोर आ गया क्योंकि पहले आ रहा है, फिर द थीफ रन अवे, है नहीं। देखो नेक्स्ट, देखो, क्या तुम्हारे घर पहुंचने से पहले माताजी ने खाना बना लिया था। क्या अब इसमें क्या आ रहा है, बाद में क्या आया है, माताजी ने खाना बना लिया था, ये आया है बाद में। तो इसमें हम क्या करेंगे, माताजी ने खाना बना लिया था, इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, मदर हैड कुक्ड द फूड, ठीक है। और फिर बिफोर लगा के तुम्हारे घर पहुंचने से पहले, यू रीच्ड द होम, बिफोर यू रीच द होम, ये तो सिंपल हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, बस क्या करेंगे, हैड को उठा के स्टार्टिंग में लगा देंगे। क्या तुम्हारे घर, हैड मदर कुक, नहीं, पहले ये बनाएंगे, तो माताजी ने खाना बना लिया था, मदर हैड कुक्ड द फूड, बिफोर डिड, क्या तुम्हारे घर पहुँच, डिड यू रीच्ड द होम, डिड यू रीच द होम, यहाँ पर डिड लग जाएगा यू से पहले, ठीक है। मेरे घर पहुँचने से पहले बच्चे कहाँ चले गए थे, पहले क्या हुआ, बच्चे चले गए थे। वेयर हैड द चिल्ड्रन गॉन, पहले इसी पार्ट को बनाएंगे ना, और पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, तो वेयर हैड द चिल्ड्रन गॉन, मेरे घर पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच्ड द होम, इसको बाद में बनाएंगे, इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अब प्रैक्टिस के लिए देख लीजिए, मैंने उससे बात कर ली थी, ये तो सिंपल हो गया, आई हैड टॉक्ड विद हिम, बच्चों के आने से पहले माताजी ने खाना बना लिया था, सूरज निकलने से पहले वह सोकर नहीं उठा था, मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी, अभी वाला देख लो, क्या मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद आई थी। अब ये बाद वाला पार्ट किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, यू मिस्ड मी या यू रिमेम्बर्ड मी आफ्टर हैड आई गॉन, ठीक है ना। अब मास्टर जी के आने से पहले उसने पत्र क्यों लिखा था, अब इसमें पहले किसका बनेगा, उसने पत्र क्यों लिखा था, ही, वाई हैड ही रिटन द लेटर, बिफोर द टीचर केम। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें देखो पहचान तो वही होती है जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की होती है, इसमें भी वर्क जारी रहता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वर्क जारी रहता है, इसमें भी लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी। बस दोनों में एक डिफरेंस होता है कि इसमें वर्क का टाइम दिया होता है कि वर्क जो हो रहा था वो कितने समय से हो रहा था, कितनी देर से वर्क हो रहा था, इसमें ये डिफरेंस है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं पहचानने में, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट पहले रूल्स पढ़ेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैड बीन, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें टाइम भी दिया हुआ है क्योंकि, तो टाइम भी आएगा, और टाइम से पहले लगेगा फॉर या सिंस। अभी फॉर सिंस का डिफरेंस मैं आपको आगे समझाऊंगी कि फॉर कहाँ लगता है और सिंस कहाँ लगता है। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट लग जाएगा हेड के साथ, और फिर बीन, नॉट जो लगेगा हैड और बीन के बीच में लगेगा, नहीं, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम, टाइम से पहले फॉर या सिंस लगेगा। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हैड स्टार्टिंग में आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर फॉर सिंस प्लस टाइम।
डबल इंट्रोगेटिव में वही सेम जैसे सम में हुआ है, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन लग जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस टाइम। अब हम देखेंगे कि फोर सिंस ये दो दो वर्ड हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है। ये वैसे मैंने प्रेजेंट टेंस में भी बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, लेकिन इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी समझ लेंगे फोर और सिंस के यूज़ में डिफरेंस क्या होता है। बेटा फोर जो लगता है वो लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस लगता है एक फिक्स टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम मतलब जब हम बोलते हैं नंबर ऑफ डेज, मैं 2 दिन से अपनी पुस्तक पढ़ रही थी, मैं 4 घंटे से सो रही थी, वह 2 साल से दिल्ली में रह रहा था। अब मैंने सबके नंबर बता रही हूँ, ये नहीं बता रही कि 2 दिन कौन से 2 दिन। अगर हम नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ ईयर बता रहे हैं, नंबर ऑफ आवर्स बता रहे हैं, तो 4 लगेगा। लेकिन अगर हम बता रहे हैं कि वो नंबर ऑफ आवर नहीं बता रहे, हम कह रहे हैं कि वो 6 बजे से पढ़ रहा था, हम बता रहे हैं वो मंडे से विद्यालय नहीं आ रही, वो 2018 से दिल्ली में रह रहा था, या वो मार्च से बीमार है। जब हम देखो 4 में देखो 5 मिनट, 2 वीक, 6 डेज, मतलब इस तरह से डेज नेम नहीं बता रहे, हम नंबर ऑफ डेज बता रहे हैं। मंथ का नेम नहीं बता रहे, नेम नंबर ऑफ मंथ बता रहे हैं, तो 4 आएगा। और यहाँ हम मंथ का नेम बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं, डे बता रहे हैं, मंथ बता रहे हैं, तो यहाँ सिंस आएगा। इसके एग्जाम्पल भी हैं, वी हैव बीन टॉकिंग फॉर 30 मिनट्स, और इसमें दिया है वी हैव बीन वेटिंग हियर सिंस 2 o'clock। अब 30 मिनट तो वैसे बता दिया कि 30 मिनट से वो बात कर रहे हैं, अब कौन से 30 मिनट से, कितने बजे से, ये तो नहीं पता चला। इसमें बताया कि 2 बजे से वेट कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल ध्यान से पढ़ लेंगे और इसमें 4 सिंस का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी, ठीक है। तो स्टेज 2 घंटे से, अब इसमें टाइम नहीं बताया कितने बजे से, 2 घंटे से बताया है, और वह गा रही थी, इसका मतलब फीमेल है, तो शी आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, शी हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग, कहाँ गा रही थी, ऑन द स्टेज, फॉर 2 hours, 4 आएगा क्योंकि 2 hours दिया हुआ है। अगर आता 2 बजे से गा रही थी, 4 बजे से, तो सिंस आता। वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना नहीं गा रही थी, शी हैड, अब क्या लग जाएगा, हैड के साथ नॉट लग जाएगा, हैड और बीन के बीच में नॉट लगेगा। शी हैड नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग ऑन द स्टेज फॉर 2 hours। क्या वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी। अब क्या आ गया, तो हम क्या करेंगे, हैड स्टार्टिंग में लगा देंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे, सिंपल इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड का यूज़ नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लग जाएगा। हैड शी बीन सिंगिंग सॉन्ग ऑन द स्टेज फॉर 2 hours। क्लियर। नेक्स्ट है, वह स्टेज पर गाना कब गा रही थी। वह स्टेज पर गाना 2 घंटे से कब गा रही थी, तो वैन, अब वैन हो गया, स्टार्टिंग कब की इंग्लिश वैन लग गई, हेल्पिंग वर्ब हैड आ गया, हैड शी बीन सिंगिंग सॉन्ग ऑन द स्टेज फॉर 2 hours। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, इस कमरे में मास्टर जी 10 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। कौन पढ़ा रहे थे, मास्टर जी। जो कौन का आंसर देता है ना, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब आप समझेंगे इस कमरे में स्टार्टिंग में आ रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, नहीं, इस कमरे में हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है मास्टर जी। जो हमारा कौन का आंसर देगा वही होगा। द टीचर हैड बीन टीचिंग, वर्ब क्या है, पढ़ा रहे थे, तो पढ़ा रहे हैं कि इंग्लिश टीचिंग होती है। द टीचर हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, कहाँ पढ़ा रहे थे, इन दिस रूम। अब इसमें सिंस क्यों आएगा, क्योंकि इसमें 10 o'clock टाइम दिया हुआ है, 10 घंटे से नहीं दे रखा, 10 बजे से दे रखा है, इसलिए इसमें सिंस 10 o'clock आएगा। ओके,
इस कमरे में मास्टर जी 10 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे। अब हम इसको नेगेटिव में चेंज कर देते हैं, नहीं पढ़ा रहे थे। द टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश इन दिस रूम सिंस 10 o'clock। बस सिंपल है, इसमें हैड के बाद नॉट और लग जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। क्या इस कमरे में मास्टर जी 10 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे? अब हमने इसको सिंपल इंट्रोगेटिव में चेंज कर दिया, क्या आ गया? अब क्या आ गया तो हम क्या करेंगे, हैड को उठा के स्टार्टिंग में लगा देंगे। हैड द टीचर बीन टीचिंग इंग्लिश इन दिस रूम सिंस 10 o'clock। अब हम इसको डबल इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। इस कमरे में मास्टर जी 10 बजे से अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे थे? क्यों आ गया तो डबल इंट्रोगेटिव हो गया। तो सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लगाएंगे, वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैड। वाई हैड द टीचर बीन टीचिंग इंग्लिश इन दिस रूम सिंस 10 o'clock। नाउ हम देखेंगे प्रैक्टिस के लिए जो हमने सेंटेंस दिए हैं। आपको 5 सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, ये आप ज़रूर बनाकर देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया। वह लड़की सन 1995 से इस शहर में रह रही थी। 1995 सन दिया हुआ, इस बात का ध्यान रखना। सन दिया है तो इट मीन्स क्या लगेगा, सिंस लगेगा, क्योंकि साल का नेम दे रखा है। दैट गर्ल हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1995। ठीक है। मोहन 2 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मोहन है, तो मोहन हैड बीन रीडिंग अपनी किताब, मतलब हिज बुक, 2 घंटे से। अब इसमें क्या लगेगा, 2 घंटे से आया, 4 लगेगा, क्योंकि घंटे बताए नहीं है कितने बजे से। अगर बजे आएगा कितने बजे से तो सिंस लगेगा, इसमें 4 लगेगा, 4 2 hours। इसी तरह से ये बनाएंगे, सारे बहुत इजी हैं, आप बना पाएंगे, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अगर अभी भी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी कन्फ्यूजन, you can ask in comment box, and if you like this video, please like, share and subscribe, and if you want to get my new videos, then please don't forget to press the bell icon. Thank you.